आदमी जिसने खुद को भगवान कहा और सिर्फ कहा नहीं, लोगों ने मान भी लिया। लाखों लोग, पढ़े लिखे लोग, पावरफुल लोग। पर सवाल ये है, ऐसा क्या था उसके पास जो लोग अपनी सोच, अपनी जिंदगी, सब कुछ उसके हवाले करने के लिए रेडी हो गए। ये कहानी है नित्यानंदा परमाशिवम की, जिसका असली नाम था अरुणाचलम राजासीकरन। और शुरुआत होती है एक छोटे से शहर से, तिरुवन्नमलाई। 1 जनवरी 1978 या शायद 1997। उसकी बर्थ डेट तक क्लियर नहीं है, पर जो क्लियर है वो है उसकी कहानी का डायरेक्शन। बचपन से ही वो अलग था, कम से कम उसके कहने के हिसाब से। वो कहता है कि उसने छोटी एज में स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस फील करने शुरू कर दिए थे। मंदिरों में घंटों बैठना, ध्यान लगाना, और धीरे धीरे लोग उसे नोटिस करने लगे। पर यहाँ एक इंटरेस्टिंग ट्विस्ट है। इंडिया में अलग होना और भगवान बनना, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस सिर्फ लोगों के बिलीफ से तय होता है। और शायद उसने ये बहुत जल्दी समझ लिया था। कहते हैं जब वो 22 साल का था, तब उसने क्लेम किया कि उसे एनलाइटमेंट मिल चुकी है। सोचो, 22 साल, जब आम लोग अपनी लाइफ समझने की कोशिश कर रहे होते हैं। वो कह रहा था कि उसने लाइफ का अल्टीमेट ट्रुथ समझ लिया है, और सिर्फ समझा नहीं, वो कहता था कि वो इस ट्रुथ को दूसरों तक पहुंचा सकता है। यहीं से कहानी एक नॉर्मल इंसान की नहीं, एक गुरु की बनने लगती है। लेकिन असली सवाल अब भी वही है, लोगों ने उसे इतना जल्दी कैसे मान लिया। शुरुआत होती है कुछ लोग, छोटी गैदरिंग, मेडिटेशन सेशन से। पर धीरे धीरे एक चीज बढ़ने लगी, फेथ। और फेथ जब ब्लाइंड हो जाता है तो वो सबसे पावरफुल करेंसी बन जाता है। उसने अपने आप को सिर्फ एक टीचर के रूप में प्रेजेंट नहीं किया, बल्कि एक ऐसे इंसान के रूप में जो डायरेक्टली डिवाइन से कनेक्टेड है। और जब कोई इंसान ये क्लेम करता है, तो या तो लोग उसे रिजेक्ट कर देते हैं या फिर पूरी तरह सरेंडर। बीच का ऑप्शन बहुत कम होता है, और यहाँ लोगों ने सरेंडर चूज किया। 2003 के आसपास उसने बैंगलोर के पास बिडाडी में अपना आश्रम स्टैब्लिश किया। एक जगह जो धीरे धीरे सिर्फ एक आश्रम नहीं रही, बल्कि एक एम्पायर बनने लगी। यहाँ लोग आते थे सिर्फ पीस के लिए नहीं, मिरेकल्स के लिए। कहते हैं कि उसके सेशंस में लोग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपीरियंसेस फील करते थे। कुछ लोग कहते थे कि उनकी लाइफ बदल गई, कुछ कहते थे उन्हें आंसर्स मिल गए। और धीरे धीरे उसका नाम फैलने लगा, इंडिया के बाहर तक। पर यहाँ एक साइकोलॉजिकल गेम चल रहा था, जो शायद बहुत लोग समझ नहीं पाए। जब आप किसी पे ये बिलीव करने लगते हो कि वो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है, तो आप उसे सिर्फ सुनते नहीं, आप उस पर डिपेंड हो जाते हो। और डिपेंडेंसी कंट्रोल का पहला स्टेप होता है। लेकिन तब तक सब कुछ परफेक्ट लग रहा था। एक स्पिरिचुअल लीडर, एक ग्रोइंग फॉलोइंग, और एक सिस्टम जो दिन ब दिन स्ट्रांग हो रहा था। कोई भी बाहर से देखता तो कहता ये सक्सेस स्टोरी है। पर हर सक्सेस स्टोरी के नीचे कुछ ऐसे लेयर्स होते हैं जो सरफेस पे नहीं दिखती। और यहाँ भी कुछ ऐसा ही था। उसने अपने आइडेंटिटी को और स्ट्रॉन्ग बनाया, सिर्फ गुरु नहीं बल्कि इनकारनेशन, एक ऐसा रूप जो इंसान और भगवान के बीच का ब्रिज है। और जब ये नैरेटिव सेट हो गया, तो क्वेश्चंस पूछना धीरे धीरे बंद हो गया। क्योंकि जब आप किसी को भगवान मान लेते हो, तो आप उससे क्वेश्चंस नहीं करते, आप उसे फॉलो करते हो। और ये शिफ्ट सबसे डेंजरस होता है। टाइम के साथ उसके पास सिर्फ फॉलोअर्स नहीं, इन्फ्लुएंस भी आने लगा। सेलिब्रिटीज, बिजनेसमैन, लोग जो पावर में थे, वो भी उसके सर्कल का हिस्सा बनने लगे। और जब पावर और फेथ एक साथ आ जाते हैं, तो एक ऐसा इकोसिस्टम क्रिएट होता है जहां सच और झूठ के बीच की लाइन ब्लर हो जाती है। पर क्या सच में सब कुछ इतना परफेक्ट था, या फिर कुछ लोगों को डाउट्स आने लगे थे? कुछ रिपोर्ट्स, कुछ विस्पर्स, कुछ ऐसे लोग जो सिस्टम के अंदर थे, उन्होंने कुछ अलग नोटिस करना शुरू किया। पर प्रॉब्लम ये थी कि जब आप एक इतने बड़े बिलीफ सिस्टम का पार्ट होते हो, तो उसके अगेंस्ट बोलना सिर्फ एक ऑप्शन नहीं होता, वो एक रिबेलियन होता है। और रिबेलियन हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। इसलिए ज्यादातर लोग चुप रहे। पर सच ज्यादा देर तक चुप नहीं रहता। 2000s के एंड तक उसका नाम अपने पीक पर था, एक रिस्पेक्टेड स्पिरिचुअल फिगर, एक ग्रोइंग एम्पायर, एक इमेज जो फ्लॉलेस लगती थी। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि जब कोई इंसान इतनी हाइट पे पहुंचता है, तो या तो वो लेजेंड बनता है या फिर गिरता है। और जब गिरता है तो आवाज बहुत दूर तक जाती है। और फिर एक दिन एक वीडियो सामने आया, एक ऐसा वीडियो जिसने सिर्फ उसकी इमेज को नहीं, उसके पूरे एग्जिस्टेंस को क्वेश्चन कर दिया। लोग शॉक में थे, कुछ लोगों ने तुरंत बिलीव कर लिया, कुछ ने कहा ये झूठ है। पर एक चीज क्लियर थी,
अब कहानी बदलने वाली थी। जो आदमी लोगों के लिए भगवान था, अब उसे इंसान के रूप में देखा जाने लगा। और जब भगवान इंसान बन जाता है तो लोग माफ नहीं करते। जो आदमी कल तक लोगों के लिए डिवाइन था, आज वो एक कंट्रोवर्सी के बीच खड़ा था। लोग स्क्रीन्स के सामने जम गए थे। न्यूज चैनल्स पे बार बार वही विजुअल चल रहे थे और हर किसी के दिमाग में एक ही सवाल था, ये सच है या धोखा। ये मोमेंट सिर्फ एक स्कैंडल नहीं था, ये एक इमेज का ब्रेकडाउन था। नित्यानंदा ने तुरंत रिएक्शन दिया। उनका कहना था वीडियो फेक है, मॉफ्ड है और जो लोग देख रहे हैं वो सच नहीं है। फिर एक और एक्सप्लेनेशन आई, एक ऐसा एक्सप्लेनेशन जो लोगों को और कंफ्यूज कर गया। उन्होंने कहा वो सवाशिना प्रैक्टिस कर रहे थे। सोचो, एक तरफ विजुअल्स, दूसरी तरफ एक्सप्लेनेशंस। सच क्या था? किसी के पास क्लियर जवाब नहीं था। पर एक चीज जरूर बदल गई, लोगों का ट्रस्ट। फेथ जो सालों में बिल्ड होता है वो कभी कभी एक सेकंड में टूट जाता है। और जब वो टूटता है तो सिर्फ डाउट नहीं आता, गुस्सा भी आता है। कुछ लोग तुरंत पीछे हट गए, कुछ ने कहा ये सब साजिश है, कुछ लोग बीच में अटक गए। पर सिस्टम अब हिल चुका था। और फिर एक और बड़ा झटका आया। एक फॉर्मर एम्प्लॉय आगे आई और उसने जो कहा वो पूरी कहानी को एक नए लेवल पर ले गया। उसने अक्यूज किया कि उसके साथ सालों तक सेक्सुअल अब्यूज हुआ, एक नहीं बार बार। ये सिर्फ एक एलिगेशन नहीं था, ये एक ऐसा आरोप था जो कोई भी स्पिरिचुअल लीडर की फाउंडेशन हिला देता है। अब कहानी सिर्फ एक वीडियो तक लिमिटेड नहीं थी, अब बात कोर्ट तक पहुंच चुकी थी। लीगल केसेस, पुलिस इन्वेस्टिगेशंस, मीडिया ट्रायल्स, हर जगह एक ही नाम, एक ही कंट्रोवर्सी और हर जगह दो कैंप्स बन चुके थे। एक जो कह रहे थे ये सब झूठ है और दूसरे जो कह रहे थे सच अब सामने आ रहा है। पर सबसे इंटरेस्टिंग चीज क्या थी? डिवोटीज। उनमें से बहुत लोग अब भी बिलीव कर रहे थे। उनका कहना था एक एनलाइटेंड बीइंग ऐसा कर ही नहीं सकता। ये वही साइकोलॉजी है जहाँ बिलीफ इतना स्ट्रांग हो जाता है कि फैक्ट्स भी उसे तोड़ नहीं पाते। और जब बिलीफ और रियलिटी टकराते हैं तो इंसान अक्सर बिलीफ को ही चूज करता है। लेकिन सिस्टम के अंदर क्रैक्स पड़ने लगे थे। आश्रम के अंदर की कहानियां धीरे धीरे बाहर आने लगी। कुछ लोग चुप नहीं रह पाए और जो उन्होंने बताया वो और ज्यादा डिस्टर्बिंग था। 2019, एक नया केस, एक नया आरोप। इस बार बात सिर्फ एक इंसान की नहीं थी बल्कि बच्चों की थी। अहमदाबाद में एक एफआईआर फाइल होती है। एलिगेशन कि आश्रम में बच्चों को रखा जा रहा था, उनसे जबरदस्ती काम कराया जा रहा था और उन्हें बाहर की दुनिया से आइसोलेट किया जा रहा था। सोचो, एक जगह जहाँ तुम स्पिरिचुअल पीस के लिए जाते हो, वहाँ से ऐसे आरोप सामने आ रहे हो। पुलिस एक्शन लेती है, इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है, कुछ माइनर्स को रेस्क्यू किया जाता है। पर कहानी फिर भी सिंपल नहीं थी, क्योंकि कुछ लोग जो वहाँ रह रहे थे उन्होंने कहा हम यहाँ अपनी मर्जी से हैं। ये कॉन्ट्राडिक्शन, ये कंफ्यूजन इस केस को और कॉम्प्लिकेटेड बना देता है। सच क्या है? क्या ये फोर्स्ड कंट्रोल था या वॉलंटरी डिवोशन? कभी कभी दोनों के बीच की लाइन इतनी ब्लर हो जाती है कि डिफरेंशिएट करना मुश्किल हो जाता है। तब तक इमेज ऑलमोस्ट कोलैप्स हो चुकी थी। एक वक्त का स्पिरिचुअल आइकॉन अब एक कंट्रोवर्शियल फिगर बन चुका था। मीडिया, कोर्ट्स, पब्लिक सब उसे देख रहे थे। पर शायद सबसे बड़ा प्रेशर अंदर से आ रहा था, क्योंकि जब सच बाहर आने लगता है तो सिस्टम या तो कोलैप्स करता है या फिर एस्केप करता है। और यहाँ इस कहानी ने ऐसा टर्न लिया जिसकी किसी ने एक्सपेक्टेशन नहीं की थी। 2019 के एंड तक सिचुएशन इतनी टेंस हो चुकी थी, लीगल प्रेशर, मल्टीपल एलिगेशन, ग्रोइंग स्क्रूटिनी, और फिर एक दिन वो गायब हो गया। ना कोई क्लियर लोकेशन, ना कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट, सिर्फ एक बात सामने आई, वो इंडिया छोड़ चुका है। एक आदमी जो इतने सालों तक पब्लिक में था, जिसकी हर मूवमेंट लोग देखते थे, अचानक इनविजिबल हो गया। अथॉरिटीज ने एक्शन लिया, वारंट इशू हुआ, इंटरनेशनल लेवल पे भी एफर्ट शुरू हुए, पर फिर भी कोई एग्जैक्ट ट्रेस नहीं मिला। और सबसे शॉकिंग बात, वो कम्प्लीटली साइलेंट भी नहीं हुआ। उसके मैसेजेस, उसके वीडियोस अब भी आने लगे, जैसे वो कह रहा हो मैं यही हूँ पर तुम मुझे पकड़ नहीं सकते। ये सिर्फ एक एस्केप नहीं था, ये एक मिस्ट्री बन चुकी थी। वो कहाँ है, कैसे गया, किसने हेल्प की, और सबसे बड़ा सवाल, अब वो क्या करेगा? जब सबको लगा कि कहानी यहीं खत्म हो जाएगी, तब उसने कुछ ऐसा अनाउंस किया जो इतना अनबिलीवेबल था कि लोग हंस भी रहे थे और शॉक भी हो रहे थे। एक नया देश। और यहाँ से कहानी रियलिटी से निकलकर एक ऐसे जोन में एंटर करती है। एक आदमी जिसके खिलाफ इतने सारे आरोप, इतने सारे सवाल, वो अचानक गायब हो जाता है
और फिर वापस आता है, पर इस बार गुरु के रूप में नहीं बल्कि एक देश के फाउंडर के रूप में। नित्यानंदा ने अनाउंस किया कि उसने एक नया राष्ट्र बनाया है, नाम कैलाशा। एक ऐसा देश जो किसी मैप पे नहीं है, जिसका एग्जैक्ट लोकेशन कोई कंफर्म नहीं कर पाया, पर फिर भी उसके पास कॉन्स्टिट्यूशन है, फ्लैग है, पासपोर्ट है और सबसे शॉकिंग लोग भी है। सोचो, दुनिया के बीच में एक ऐसी कंट्री एग्जिस्ट करती है जिसे ऑफिशियली कोई रिकॉग्नाइज नहीं करता, पर वो खुद को नेशन कहता है। ये मजाक लगता है, पर कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। कैलाशा के नाम पे डिजिटल दुनिया में एक पूरा सिस्टम खड़ा किया गया। वेबसाइट, ऑफिशियल अनाउंसमेंट्स, पॉलिसीज, सब कुछ बिल्कुल एक रियल कंट्री जैसा। और सिर्फ ऑनलाइन ही नहीं, इस नेशन के रिप्रेजेंटेटिव्स रियल दुनिया में भी एंटर करने लगे। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग कैलाशा के लोग अमेरिका के कई सिटीज तक पहुंच गए। उन्होंने सिस्टर सिटी एग्रीमेंट साइन किया। हाँ, रियल सिटीज, रियल ऑफिशियल्स और एक फिक्शनल नेशन के बीच एग्रीमेंट। कुछ सिटीज ने बाद में क्लैरिफाई किया कि उन्हें पता ही नहीं था कि ये कोई रिकॉग्नाइज्ड कंट्री नहीं है। उन्होंने एग्रीमेंट कैंसिल कर दिया, पर तब तक डैमेज हो चुका था। सोचो, एक ऐसा सिस्टम जो इतना कन्विंसिंग है कि रियल वर्ल्ड इंस्टीट्यूशन भी कंफ्यूज हो जाते हैं। ये सिर्फ इमेजिनेशन नहीं है, ये एग्जीक्यूशन है। और फिर 2023 एक और शॉक। कैलाशा के रिप्रेजेंटेटिव्स जेनेवा में यूनाइटेड नेशंस के एक इवेंट में दिखते हैं। उन्होंने वहाँ पे अपनी बात रखी, अपने नेशन के इश्यूज डिस्कस किए जैसे सब कुछ नॉर्मल हो। बाद में क्लैरिफिकेशन आई कि वो एक एनजीओ रजिस्ट्रेशन के थ्रू आए और उनकी बात का कोई ऑफिशियल रेलेवेंस नहीं है। पर सवाल ये है कि एंट्री कैसे मिली। एक बार फिर सेम पैटर्न, सिस्टम के अंदर घुसना और लेजिटिमेसी का इल्यूजन क्रिएट करना। और इस सबके बीच वो आदमी जो कभी इंडिया में वांटेड था, अब भी एक्टिव है। रोज के वीडियोस, रोज के sermons जैसे कुछ हुआ ही नहीं। वो बोलता है, टीचिंग्स देता है, अपने फॉलोअर्स से कनेक्ट करता है और सबसे शॉकिंग, लोग अब भी सुन रहे हैं। पर कहानी का सबसे अजीब पार्ट अब आता है, उसके क्लेम्स। वो कहता है उसके पास सिद्धि है, स्पेशल पावर्स। वो कहता है कि वो काउस को तमिल और संस्कृत बोलना सिखाता है। वो कहता है कि वो सनराइज डिले कर सकता है। वो कहता है कि बच्चों को थर्ड आई विजन दे सकता है, जिससे वो बिना देखे देख सकते हैं। अब ये सब सुनकर किसी को हंसी आती है, किसी को डिसबिलीफ होता है, पर कुछ लोग इसे सच मानते हैं। और यही सबसे डेंजरस पॉइंट है। जब रियलिटी और बिलीफ के बीच की लाइन कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाती है, तब कोई भी नैरेटिव पॉसिबल हो जाता है। एक तरफ लीगल केसेस, सीरियस एलिगेशंस और दूसरी तरफ डिविनिटी के क्लेम, सुपरनैचुरल पावर्स, दोनों एक साथ एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो सच क्या है? एक मास्टरमाइंड जो सिस्टम को मैनिपुलेट कर रहा है, एक फ्रॉड जो बिलीफ का फायदा उठा रहा है, या फिर कुछ और जो अब तक समझ नहीं आया। आज भी उसकी एग्जैक्ट लोकेशन अननोन है, अथॉरिटीज उसे ढूंढ रही है। केसेस अब भी एग्जिस्ट करते हैं, पर वो अब भी बोल रहा है, वीडियोस में, मैसेजेस में, अपने नेशन के थ्रू। और सबसे बड़ा ट्विस्ट, कुछ लोग अब भी बिलीव करते हैं। ये कहानी सिर्फ एक इंसान की नहीं है, ये कहानी है बिलीफ की, पावर की, और उस लाइन की जहाँ सच और धोखा एक जैसे लगने लगते हैं। शायद सबसे बड़ा सवाल ये नहीं है कि वो कौन है, बल्कि ये है कि लोग उसे क्या समझना चाहते हैं। क्योंकि जब लोग जवाब ढूंढना बंद कर देते हैं, तब कहानियां सच बन जाती है। अगर आपको ऐसी सच्चाइयों से भरी, आंखें खोल देने वाली कहानियां पसंद आती है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। क्योंकि यहाँ हम सिर्फ स्टोरीज नहीं बताते, हम उनके पीछे छुपे सच को सामने लाते हैं। और शायद अगली कहानी आपको और भी ज्यादा हिला दे। सब्सक्राइब करो और सच के साथ जुड़े रहो।